सुप्रभात सभी को। कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे उम्मीद करता हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। इस तरह से एक कहावत है और इसके संदर्भ में एक गाना भी फिल्माया गया है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो तेली। तो जो आज का विषय है वो एक ऐसे राजा के बारे में है जिनके प्रतापी होने का और विद्वान होने का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके बारे में उनके संदर्भ में एक कहावत कही गई है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ राजा भोज के बारे में। मैंने जो पिछली क्लासेस है उसमें बताया था पूर्व मध्यकाल के 4 राजवंशों के बारे में, जिसमें कलचुरी वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश थे। ठीक है, जो 5वां राजवंश था वो था परमार वंश और मैंने परमार वंश के शुरुआती राजाओं के बारे में बता दिया था। मैंने बताया था कि जो राजा बैरी सिंह द्वितीय थे उनके पुत्र हुए थे शियक द्वितीय और शियक द्वितीय के 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम था बागपति मुंज और सिंधुराज। बागपति मुंज ने अपने महत्व या मंत्री की उपेक्षा करते हुए चालुक्य वंश के राजा थे तैलभ द्वितीय, उन पर आक्रमण कर दिया था गोदावरी नदी को पार करके, जिस कारण से बागपति मुंज को वहां पर क्या बना लिया था, बंदी, और उसके बाद उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था। इस कारण से इनके जो भाई होते हैं या शियक द्वितीय के दूसरे पुत्र सिंधुराज वो बनते हैं राजा और सिंधुराज ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया किसको पराजित करके, सत्याश्रय जो चालुक्य वंश के ही राजा थे। अब देखिए कि जो ये सब वंश हैं एक दूसरे के समकालीन रहे हैं, चाहे कलचुरी वंश हो, चाहे चंदेल वंश हो, चाहे राष्ट्रकूट वंश, चाहे गुर्जर प्रतिहार वंश। अब जब एक दूसरे के समकालीन रहे हैं और इनकी सीमाएं एक दूसरे से लगती थी क्योंकि ये तो क्षेत्रीय राजा थे, तो इस कारण से इनके मध्य हमेशा संघर्ष हुआ है। और जो परमार वंश के राजा थे इनका प्रमुख संघर्ष रहा है कलचुरी वंश के राजाओं के साथ, जो कि त्रिपुरी वाले क्षेत्र पर शासन करते थे। क्योंकि आप जो लोकेशन देखेंगे तो जो धार मालवा वाला क्षेत्र है, धार मालवा के दक्षिण क्षेत्र में कौन से थे, त्रिपुरी वाले राजा अर्थात कलचुरी वंश के राजा, और जो पश्चिमी वाले क्षेत्र पर थे वहां पर थे चालुक्य वंश के राजा। इसलिए शुरुआत से ही इनका चालुक्य वंश के राजाओं के साथ संघर्ष चला है। ठीक है, तो चालुक्य वंश के राजा थे जिनका नाम था मूलराज प्रथम और इनके पुत्र हुए कौन, चामुंडराज। इन्होंने आक्रमण किया मालवा पर और फिर पराजित किया सिंधुराज को, क्योंकि सिंधुराज ने किसको पराजित किया था, चालुक्य वंश के राजा सत्याश्रय को। क्यों पराजित किया था, क्योंकि तैलभ द्वितीय ने आक्रमण किया था किस पर, बागपति मुंज पर। 6 बार किया लेकिन पराजित हुआ 6 बार, लेकिन 7वीं बार जब वो गोदावरी नदी पार करके चले गए थे तो उन्हें बंदी बनाकर वहां पर मृत्युदंड दे दिया था। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी चली है वो शुरुआत से ही चली आ रही है। ठीक है, तो गुजरात के चालुक्य नरेश थे मूलराज। मूलराज प्रथम के पुत्र थे चामुंडाराज। चामुंडाराज ने आक्रमण कर दिया मालवा वाले क्षेत्र पर और फिर पराजित कर दिया सिंधुराज को। अब जब सिंधुराज अर्थात मालवा वाला क्षेत्र परमार वंश के शासक कमजोर हुए तो फिर इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था राजा भोज वो बनते हैं राजा 1000 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि लगभग 980 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मालवा के या उज्जैन वाले क्षेत्र पर और उसके बाद 20 वर्ष की उम्र में ही शासक बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि सिंधुराज की मृत्यु हो गई थी, आक्रमण हो चुका था, चामुंडराज ने उनको पराजित कर दिया था। अब जो नए शासक बनते हैं वो बनते हैं राजा भोज। तो जो आज का विषय है वो राजा भोज के बारे में विशेष तौर पर है और हम देखेंगे कि राजा भोज कैसे एक प्रतापी राजा तो थे ही, उन्होंने किस तरह से सैनिक अभियान चलाए वो तो विशेष हैं ही, लेकिन उसके अलावा एक विशेष और उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की, तो उनके संदर्भ में हम बहुत सारी बातें उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजा भोज का जो शासन काल माना जाता है वो माना जाता है 1000 से लेकर 1055 ईस्वी के मध्य में। मैंने बताया था कि ये एक वाहिंद का युद्ध हुआ था। वाहिंद अर्थात जो विदेशी आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता, जिसमें महमूद गजनबी ने 1008 ईस्वी में आक्रमण किया। कहां पर, पंजाब के क्षेत्र पर। वहां के राजा थे आनंदपाल। तो आनंदपाल को सहायता भेजी थी राजा भोज ने किसके विरुद्ध, महमूद गजनबी के विरुद्ध। महमूद गजनबी के विरुद्ध 1008 ईस्वी में वाहिंद के युद्ध में पंजाब के शासक आनंदपाल को सहायता भेजी थी राजा भोज ने, क्योंकि ये चाहते थे कि कोई भी विदेशी आक्रांता यहाँ पर अधिकार ना कर पाए भारत की भूमि पर, अर्थात ये राष्ट्र प्रेमी भी माने जाते हैं। इसी बात से ऐसी छोटी छोटी बातें सिद्ध होती हैं और जो निष्कर्ष निकलता है वो अंत में हम यही निष्कर्ष निकालेंगे
कि कौन सी बातें हैं जो उन्हें एक महान शासक का दर्जा देती हैं। ठीक है, और इसके पश्चात इनके पुत्र होते हैं कौन? पंजाब के शासक थे आनंदपाल, उनके पुत्र होते हैं त्रिलोचन पाल। तो जब 1019 ईस्वी में और भी आक्रमण होते हैं पंजाब वाले क्षेत्र पर, तो त्रिलोचन पाल को अपने राज्य में इन्होंने आश्रय दिया था। त्रिलोचन पाल को राजा भोज ने अपने राज्य में आश्रय दिया था। उसके पश्चात जो दूसरा सैनिक अभियान चला, किसका? राजा भोज का। वो चला सिलाहार वंश के राजा थे काशीदेव, उनको पराजित किया। जो कहाँ के राजा थे? कोंकण। कोंकण अर्थात जो आप देखोगे भारत का नक्शा, तो भारत के नक्शे में जो ए वाला क्षेत्र है अर्थात पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो उस वाले क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार किया, जिसे कोंकण क्षेत्र कहा जाता था। कोंकण तट वाला क्षेत्र, उस पर अधिकार कर लिया। किसे पराजित कर? काशी देव, जो कि सिलाहार वंश के राजा थे 1020 ईस्वी में। इसके पश्चात जो अगला सैनिक अभियान चला, वो चला दक्षिण गुजरात के कीर्तिराज और आदिनगर के शासक। आदिनगर अर्थात जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, वहां के एक शासक थे इंद्ररथ। उनको महानदी तट पर अर्थात उड़ीसा वाले क्षेत्र में उनको पराजित कर उस वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। तो आप देखेंगे कि जो दक्षिण का कोंकण वाला क्षेत्र, पूर्व में उड़ीसा वाला क्षेत्र और पश्चिम में गुजरात वाला क्षेत्र, उन पर इनका अधिकार हो चुका था। इसके अलावा जो कलचुरी नरेश थे गंगादेव और चोल राजा थे राजेंद्र चोल, उनके साथ मिलकर एक राज्य संघ का गठन किया था। किसको पराजित करने के? चालुक्य वंश के राजा को पराजित करने के लिए। तो तीनों ने मिलकर आक्रमण किया था जय सिंह द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे। परंतु जब तीनों ने आक्रमण किया, उसके पश्चात भी ये लोग असफल रहे थे। ये बात मैंने पहले बता चुके हैं जब कलचुरी के बारे में पढ़ाया था। तो इस कारण से बाद में कलचुरी नरेश गंगादेव पर ही आक्रमण कर दिया था। किसने? राजा भोज ने। और जो राजा गंगादेव थे कलचुरी वंश के राजा, उनके पास बृहद सेना थी। और जो राजा दक्षिणी क्षेत्र के थे, जिन्हें तेलंग राजा कहा जाता था, तेलंग अर्थात तेलंगाना वाला क्षेत्र अर्थात दक्षिण भारत के क्षेत्र के जो राजा थे, उनके पास भी विस्तृत सेना थी। और जो राजा गंगादेव थे, उनके पास भी विस्तृत सेना थी। उसके पश्चात भी राजा भोज को पराजित नहीं कर पाए। इसी कारण से जो कहावत कही गई है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब साधारण से राजा थे राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गंगू अर्थात गंगाए और तेलु अर्थात तेलंग वाले क्षेत्र के राजा थे। तो असाधारण और साधारण की तुलना के लिए इस मुहावरे को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आया हुआ समझ में कि ये जो कहावत है वो क्यों आई है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, जब साधारण और असाधारण की तुलना करनी होती है। इसके पश्चात 1047 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य नरेश थे सोमेश्वर प्रथम। मैंने बताया कि जो चालुक्य वंश के राजा थे, इनके साथ हमेशा संघर्ष रहा है। तो 1047 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने इन पर आक्रमण कर दिया था राजा भोज पर, और जो धार नगरी थी उसको बहुत लूटा था। क्योंकि आप देखोगे कि जो 1025 की एक घटना हुई थी, 1025 में बहुत बृहद घटना हुई थी, जिसे कहा जाता है सोमनाथ मंदिर में लूटपाट। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में, जहां गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम का शासन था, तो उसी समय इन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया था। और उस मंदिर पर जब आक्रमण किया तो उसमें से बहुत सारी धन संपत्ति लूटी थी। किसने? महमूद गजनवी ने। और मंदिर में तोड़फोड़ की, पुजारियों की हत्या भी की थी। और बाद में जो राजा भोज थे, उन्होंने मरम्मत कार्य के लिए कुछ धनराशि भी भेजी थी। किस मंदिर के लिए? सोमनाथ मंदिर के लिए। और आप देखेंगे कि बाद में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था भोजपुर में, शिव मंदिर का निर्माण। तो जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था उसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में बहुत दिलचस्प घटनाएं हैं। ठीक है, कहानियां हैं। तो 1047 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य नरेश थे सोमेश्वर प्रथम, उन्होंने धार पर आक्रमण किया और राजा भोज को पराजित कर दिया। अर्थात जो अंत का समय था, या हम कहें कि 1045 के पश्चात जो राजा भोज थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे, और ऐसा माना जाता है कि वो किसी बीमारी से भी ग्रसित हो गए थे। कोढ़ जैसी बीमारी जो कि त्वचा से संबंधित रोग है, उससे शायद ग्रसित हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1047 में कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने इनको पराजित किया और धार नगरी को लूटा। अब एक बार आक्रमण हो गया, उसके पश्चात लक्ष्मीकर्ण, जो कि गंगादेव के पुत्र थे, गयाकर्ण या लक्ष्मीकर्ण। मैंने बताया था कि गयाकर्ण को 5 राजाओं ने मिलकर हराया था,
जिसमें राजा उदयादित्य भी थे। तो राजा लक्ष्मीकर्ण ने और भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे, गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम और त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण, दोनों ने संयुक्त रूप से राजा भोज पर पुनः आक्रमण किया और मालवा को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राजा भोज के यदि साम्राज्य की बात करें तो आप खुद अनुमान लगाइए कि इन्होंने यहाँ के जो साबरमती नदी अर्थात गुजरात वाले चालुक्यों से लेकर पूर्व में इंद्ररथ अर्थात उड़ीसा वाले क्षेत्र तक शासन था, और यदि उत्तर की बात करें तो चित्तौड़ जो चहमान वाला क्षेत्र था, आबू पर्वत वाला क्षेत्र था, जो गुर्जर प्रतिहारों से इन्होंने अधिकृत किया था। चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक, जो कि शिलाहार वंशीय राजाओं से इन्होंने अपने अधिकार में लिया था। ठीक है, तो ये उनके साम्राज्य का विस्तार था। अब इसके बाद जो राजा भोज थे वो उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्होंने लगभग 23 ग्रंथों की रचना की। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर लगभग 23 ग्रंथों की रचना की, जिसमें सबसे पहला जो प्रमुख है वो है सरस्वती कंठाभरण। यह प्रश्न आ चुका है कि जो ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एक कहा गया है कि इनमें से कौन सी रचना उनकी नहीं है, तो इसलिए आवश्यक है कि इन सबको आप याद रखें। तो सबसे प्रमुख है सरस्वती कंठाभरण और उसके अलावा है सर्वांगण सूत्रधार। देखिए, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश और तत्व प्रकाश। तो आप इस तरह से याद रखें कि ताकि ये जो सेम प्रोनाउंसिएशन वाले हैं वो साथ में रहें, तो आपको याद रखने के अधिक चांस हैं। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार प्रकाश, तत्व प्रकाश। विद्या विनोद, भोज चंपू, कूर्म शतक और राज मृगांक, ये है उनकी प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित या शिक्षाविद से संबंधित जो प्रमुख रचनाएं वो है प्राकृत व्याकरण और शब्द अनुशासन। ठीक है, ये तो इनके नाम से ही पता चला है कि प्राकृत व्याकरण, व्याकरण पर आधारित, और शब्द अनुशासन। ठीक है, वास्तुकला अर्थात किसी भी चीज के जो निर्माण कला है, किसी मंदिर या किले के निर्माण की जो वास्तुकार है उससे संबंधित कला के लिए इन्होंने सर्वांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु 2 तरह के ग्रंथों की रचना की, इसलिए ये सबसे प्रमुख हैं। कौन कौन से? सर्वांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था अरुंधति, और वो भी माना जाता है कि उच्च कोटि के विद्वान थी। इसके अलावा इन्होंने अनेक निर्माण कार्य करवाए, अर्थात स्थापत्य कला की बात करें तो सबसे प्रमुख बात है वो है कि इन्होंने एक भोजपुर नगर बसाया। जब आप भोपाल से मंडीदीप या मिश्रौद वाली रास्ता जाते हैं तो वहाँ पर एक जगह है वो है भोजपुर, उन्हीं के नाम पर एक नगर बसाया गया। लगभग 25 से 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर भोपाल से जो नगर बसाया है वो है भोजपुर। भोजपुर स्वयं के नाम पर एक नगर बसाया और वहीं पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे भोजपुर शिव मंदिर भी कहा जाता है। ये पहाड़ी पर स्थित है। भोजपुर नगर ही एक्चुअल में संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र पर ही स्थित है। तो यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। एक्चुअल में ये मंदिर है वो पूर्ण बन नहीं पाया है। यहाँ पर आज भी आप जब जाएंगे, कभी विजिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो अब्दुल्लागंज स्टेशन है ये रायसेन वाले क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा, भोजपुर मंदिर किस में आता है? रायसेन में। जो अब्दुल्लागंज स्टेशन है उसी से आप भीमबेटका भी जा सकते हैं और वहीं से आप भोजपुर मंदिर भी जा सकते हैं, बहुत नज़दीक है। तो जो भोजपुर मंदिर है उसमें जो मंडप होता है, मंडप के ऊपर जो शिखर होता है उसका निर्माण नहीं किया गया है, अर्थात जो गर्भगृह है केवल उसी का निर्माण, और 4 स्तंभ हैं उन पर मंदिर का केवल छत बनाया गया है, मतलब पूर्ण नहीं किया जा सका इस मंदिर को। तो जो मंदिर है शिव मंदिर, यह ऐसा माना जाता है कि लगभग भारत के सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक है। जो शिवलिंग की ऊंचाई है वो है 18 फीट ऊंची। और इस मंदिर के बारे में सबसे रहस्यमय और विशेष बात यह है कि यह केवल एक चट्टान के द्वारा निर्मित शिवलिंग है। जो शिवलिंग स्थापित की गई है 18 फीट की, वो केवल एक चट्टान को तराश कर उसको बनाया गया है। तो उस समय की जो वास्तुकला थी वो बहुत अद्भुत थी। वर्तमान में भले ही इंजीनियर्स कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं आज भी रिसर्च के योग्य हैं। तो जो शिवलिंग है, शिवलिंग की स्थापना की गई। मैंने बताया भी था कि जो शिव मंदिर है वो किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। और जो राजा भोज थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, ऐसा माना जाता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। और भोजपुर में जिस मंदिर को बनाया गया है उसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। भोजपुर मंदिर को क्या कहा जाता है? पूर्व का सोमनाथ। ठीक है। दूसरी चीज, भोजपुर में ही एक साइक्लोपियन बांध का निर्माण किया गया।
बेतवा नदी पर। इसके बारे में भी एक रोचक कहानी है। रोचक कहानी ये है कि मैंने बताया था कि इन्हें क्या हो गया था, कोढ़ या त्वचा संबंधित रोग हो गया था। किसे? राजा भोज को। तो किसी साधु महंत ने इनसे कहा था कि यदि आप 9 नदियों और 99 नालों के पानी को एकत्रित करके यदि उससे स्नान करते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इसी विचार से इन्होंने अनेक बांधों का निर्माण करवाया जिसमें बेतवा नदी और छोटे छोटे नालों का पानी एकत्रित हो सके। तो एक बांध का निर्माण करवाया गया बेतवा नदी पर, साइक्लोपियन बांध का, ठीक है। और इस बांध के निर्माण के कारण एक झील का भी निर्माण हुआ, क्योंकि जहां पर बांध बनेगा तो उसके पीछे क्या बनेगी, एक झील भी बनेगी। तो उस झील को कहा गया भोजसर झील। लेकिन बाद में जो मालवा का शासक था होशंगाबाद, जिसके नाम पर होशंगाबाद रखा गया है। आपने सुना होगा कि होशंगाबाद स्टेशन का नाम भी वर्तमान में परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, नर्मदापुरम। तो जो होशंगाबाद था उसने बाद में इस बांध को तोड़वा दिया और जो झील थी उसमें पुराई करके उस झील में मिट्टी डलवाकर वहां पर कृषि योग्य भूमि बना दिया। इस तरह से बाद में इतिहासकार दावा करते हैं, ठीक है। तो 250 मील स्क्वायर क्षेत्र की जो भोजसर झील थी उसका निर्माण किया गया था। कहाँ? साइक्लोपियन बांध के पीछे। ये प्रश्न आ चुका है कि साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने, ठीक है। और वहीं पर भोजसर झील का भी निर्माण उन्हीं के नाम पर है, भोजसर, भोजपुर मंदिर, ठीक है। उसके अलावा धार में संस्कृत के पठन पाठन हेतु, मतलब अध्ययन के लिए, संस्कृत के अध्ययन के लिए भोजशाला, एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। कहाँ पर? धार में। और ये वर्तमान में भी है। और यहाँ पर ही सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। तो सरस्वती मंदिर का निर्माण धार में, उसके अलावा भोजशाला का निर्माण भी कहाँ पर? धार में करवाया गया। किसके लिए? संस्कृत के अध्ययन के लिए। और यह काफ़ी विवादों में भी रहा है। इसे मध्य प्रदेश का बाबरी विवाद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के जस्ट सामने मस्जिद भी है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस पर बाद में अलाउद्दीन खिलजी और अनेक मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था, तो उन्होंने मंदिरों को परिवर्तित करके किस में परिवर्तित कर दिया था? मस्जिद में, इस मंदिर को, ठीक है। तो इस कारण से ये काफ़ी विवादों में रहा है भोजशाला। आप कभी भी इसके बारे में देखेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ आपको मिलेंगी, ठीक है। चित्तौड़, जो कि इन्हीं का उत्तरी वाला क्षेत्र था, आबू वाले क्षेत्र पर भी इन्होंने शासन किया था, मैंने बताया था। तो वहाँ पर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोपाल का नामकरण भी राजा भोज के नाम पर ही किया गया। ये तो सब सामान्य सी जानकारी जो आपको पता होगी। जो राजा भोज थे, इनके दरबार में लगभग 500 से अधिक विद्वान थे। क्योंकि ये स्वयं ही उच्च कोटि के विद्वान थे, तो इन्होंने कवियों का संरक्षण किया, उन्हें अपने दरबार में आश्रय दिया, उच्च कोटि का स्थान दिया। और जो अकबर के दरबारी कवि थे अबुल फजल, उन्होंने उनकी पुस्तक जिसका नाम है आईने अकबरी, जो उर्दू में लिखी गई है अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि जो राजा भोज थे उनकी राजसभा में लगभग 500 से अधिक विद्वान थे, जो जिसमें प्रमुख थे धनपाल उवत, भास्कर भट्ट और दामोदर मिश्र। ये थे हमारे राजा भोज। तो हम सब मध्य प्रदेश के वासियों के लिए राजा भोज काफ़ी प्रेरणादायक है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे परवर्ती परमार वंश के राजाओं के बारे में, अर्थात राजा भोज के पश्चात जो बाद के परमार वंश के राजा हुए उनके बारे में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।